गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। Good morning, Good morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning, sir. morning, sir. आवाज आ रही भाई? Yes, sir. Yes, sir. सबको आ रही है क्लियर? कल वाला बेटा आप लोगों ने असाइनमेंट पूरा कर लिया? वो रिडॉक्स वाला? Yes, sir. Yes, sir. केवल रिडॉक्स में हम लोगों का क्या बचा था? बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। देखो बेटा एक बार फिर से बता रहे हैं, आप सबने भी इस बार का पेपर दिया। पेपर टोटली एनसीईआरटी बेस्ड था। तो आपको देखो केमिस्ट्री में करना क्या है, ये जरूर देखिए कि एनसीईआरटी की हर हेडिंग कवर हो रही कि नहीं, और जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं उनको जरूर करिएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल को फ्रेम करके वो लोग बनाते हैं। खास तौर से टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन की 4 टाइप होती है, शायद उसमें 3 ही दिया, 4 होती है। ठीक है, पहला होता है इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स। इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स का मतलब ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग कंपाउंड होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स में भी उन्होंने कई टाइप के बताए हैं। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसका डेल्टा Ng 0 होता है या लेस देन 0 होता है, जैसे N2 + 3H2 gives 2NH3। ठीक है, C + O2 gives CO2, या हाइड्रोकार्बन का कंबशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट होगा, मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट होगा, या नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। बताइए, ऐसा सब्सटेंस जो वाटर से रिएक्ट करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऐसी कोई रिएक्शन मालूम है आपको? वो कंपाउंड जो वाटर से रिएक्ट करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। Sir, fluorine. फ्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल है, जरूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी की एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा बस। और उसके बाद ऑटो रिडॉक्स या डिसप्रपोर्शन। एक ही देखो, कॉन्सेप्ट तो बस एक लाइन का, केवल पहचानना आना चाहिए। ऐसी रिडॉक्स जिसमें एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है, वही रिड्यूस होता है, और एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती है। फॉस्फीन बनाने का लैब मेथड, हैलोजन की रिएक्शन कोल्ड एंड डाइल्यूट बेस के साथ या हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट बेस के साथ, हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन। चलिए आप बताइए, ये डिसप्रपोर्शन है या नहीं है? बताइए, डिसप्रपोर्शन है या नहीं है? बोलो। है सर. है सर. है सर. 0 +2 यहाँ 0। एक बार देखो ये क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन, एक बार क्या हो रहा, रिडक्शन। और इसके बाद आपको क्या याद रखना है? और देखो, सिंपल कैनिजारो भी किसका एग्जांपल है? डिसप्रपोर्शन। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, उसका भी डिकम्पोजिशन क्या है? डिसप्रपोर्शन। H2O + O2. तो बस रिएक्शन याद रखनी है। उसके बाद इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स, ऐसी रिडॉक्स जिसमें एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है, वही रिड्यूस होता है, लेकिन 2 डिफरेंट एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती है। देखो यहाँ पर क्लोरीन +5, ऑक्सीजन -2,
यहाँ क्लोरीन -1, ऑक्सीजन 0। बताओ क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है या रिड्यूसिंग एजेंट? तो देखिए Cl की ऑक्सीडेशन नंबर घट रही, घटना क्या होता है? रिडक्शन। किसका काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। OA की तरह है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, जो ऑटो रिडॉक्स होती है ना, उसका ठीक रिवर्स, ऑटो रिडॉक्स का ठीक रिवर्स क्या कहलाता है? कॉम Proportionation reaction. रिवर्स ऑफ ऑटो रिडॉक्स। ठीक है, अब हम लोग बैलेंसिंग की बात करेंगे। 2 एग्जांपल बैलेंसिंग की कर लेते हैं। बहुत आसान है बैलेंसिंग, लेकिन आप अगर रिएक्शन याद रखोगे, देखो भाई एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आपको केमिस्ट्री और बायो में कम से कम टाइम देना है और टाइम बचाकर फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा, उतना अच्छा आप पेपर कर पाओगे। तो जितनी आप बैलेंस इक्वेशन याद रखोगे, बैलेंसिंग का क्वेश्चन देखकर हो जाएगा। लेकिन अगर आप करना ही पड़े तो करना ही पड़ेगा। देखिए बैलेंसिंग में करते क्या है, सबसे पहला काम हाफ रिएक्शन लिखो। सबसे पहला काम क्या करोगे? हाफ रिएक्शन लिखिए। उसके बाद नंबर 2, नंबर 1 गिवन अनबैलेंस रिडॉक्स से हाफ रिएक्शन लिखिए, मे बी ऑक्सीडेशन मे बी रिडक्शन। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एटम डिसबैलेंस हो उसको बैलेंस कर लीजिए। नंबर 2, ये दूसरा स्टेप हो गया। और अगर ऑलरेडी बैलेंस है तो कोई जरूरत नहीं। तीसरा स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस। ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करिए। कैसे? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। तीसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करेंगे बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +6, यहाँ +3। ठीक है, और देखो ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ोगे? राइट साइड। रिडक्शन है तो किधर जोड़ोगे? लेफ्ट साइड। ठीक है, तो देखो भाई 6 से क्या हो रही? +3। प्रोसेस क्या है? रिडक्शन। रिएक्शन किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? अब क्वेश्चन है कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े। फिर से सुनिए, यही तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन राइट साइड, रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड। और कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड इक्वल टू होता है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर रिएक्शन। रिमेंबर, जो इक्विवेलेंट वेट मेन फैक्टर होता है उससे डिफरेंट है ये। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर रिएक्शन। देखो भाई यहाँ पर एक एटम के लिए चेंज कितने का है? 3। बोलो रिएक्शन में क्रोमियम के कितने एटम? 2। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। रिडक्शन है तो लेफ्ट साइड, ऑक्सीडेशन है तो राइट साइड। चौथा स्टेप चार्ज बैलेंस। यार पता नहीं देखो क्या भाई इधर लेफ्ट में चार्ज कितना है? -8। राइट में कितना है? +6। डिफरेंस बोलो। 2 इलेक्ट्रॉन। डिफरेंस बोलिए। सर 14। देखो अगर दोनों तरफ प्लस हो घटा दीजिए, दोनों तरफ माइनस हो घटा दीजिए, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस जोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखो एसिडिक मीडियम है तो चार्ज बैलेंस होता है H+ से, बेसिक मीडियम है तो चार्ज बैलेंस होता है OH- से। तो डिफरेंस बोलो कितने का है? 14 का।
14 क्या जोड़ोगे, H प्लस, किस तरफ, जिधर निगेटिव चार्ज ज्यादा हो। तो देखो यहाँ पर हमने 14H प्लस जोड़ दिया। एंड लास्ट स्टेप, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, 7, हाइड्रोजन कितने, 14, 7H2। ये आपका बैलेंस होगा। फिर से सुनिए, पहला स्टेप अनबैलेंस रिडॉक्स से हाफ रिएक्शन लिखिए। फिर दूसरा स्टेप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई दूसरा एटम डिसबैलेंस है उसको बैलेंस करिए। यहाँ क्रोमियम था, 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस किया। तीसरा स्टेप, बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन है राइट साइड, रिडक्शन है लेफ्ट साइड, और कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड इज इक्वल टू टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर रिएक्शन, पर मॉलिक्यूल नहीं, फॉर रिएक्शन। जैसे मान लीजिए यहाँ ट्वाइस होता, 4 का मल्टीप्लाई कर, ठीक है। चौथे स्टेप में चार्ज बैलेंस, एसिडिक मीडियम है तो H प्लस से, बेसिक मीडियम है तो OH माइनस से। पांचवें स्टेप में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ये सेम आप दूसरे हाफ के लिए रिवाइज करिए, रिपीट करिए। C2O4 डबल माइनस से क्या बन रहा, CO। पहला स्टेप। दूसरा, बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बोलो क्या है, कार्बन, 2 से कर दिया। तीसरा स्टेप, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस, ऑक्सीलेट में ऑक्सीडेशन नंबर +3, कार्बन डाइऑक्साइड +4, प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेशन। रिएक्टेंट किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो N फैक्टर, एक एटम के लिए चेंज 1, बोलो रिएक्शन में कितने कार्बन, 2। तो इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन। चौथा स्टेप, चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस, लेफ्ट में देखो चार्ज कितना है, -2, राइट में कितना है, -2, चार्ज ऑलरेडी बैलेंस। पांचवा स्टेप, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑलरेडी हाइड्रोजन का पता नहीं है, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है। तो देखो इसके लिए N फैक्टर 2, इसके लिए 6। अगर कोई कॉमन हो तो कॉमन ले लिया करिए। कॉमन हो गया 1 और 3 हो गया, 2 कॉमन है। अब बोलो क्या करते हैं, सबको मालूम है, इसके N फैक्टर का, रिडक्शन के N फैक्टर का ऑक्सीडेशन में मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीडेशन के N फैक्टर का रिडक्शन में मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो, आंसर हो गया। ठीक है भाई। तो बैलेंसिंग बहुत आसान है, बस थोड़ा टाइम टेकिंग है। क्या करोगे, अनबैलेंस अगर आपको दिया है तो सबसे पहला काम हाफ रिएक्शन लिखो। नंबर 2, बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इफ एनी। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा एटम डिसबैलेंस है उसको बैलेंस करिए। तीसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन है तो राइट साइड, रिडक्शन है तो लेफ्ट साइड, और कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर रिएक्शन। तो आप पहले एक के लिए चेंज निकालो, देखो लेफ्ट साइड में उस एलिमेंट के कितने एटम है उसका मल्टीप्लाई कर दो। और चौथे स्टेप में चार्ज बैलेंस बाय एडिंग H प्लस फॉर एसिडिक मीडियम, OH माइनस फॉर बेसिक मीडियम। अगर मीडियम न्यूट्रल होगा चौथे स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप चार्ज आपको बैलेंस मिलेगा। पांचवा स्टेप, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस बाय एडिंग वाटर। सिमिलरली दूसरे हाफ के लिए स्टेप रिपीट करो। फिर ऑक्सीडेशन हाफ के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन में गुणा करो, रिडक्शन हाफ की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन में गुणा करो, और इस तरीके से बैलेंसिंग कर लीजिए। निकाल दे भाई, बोलिए। जी सर। Yes, निकाल sir. दें? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए एक जरा फटाफट आप करिए। Zn NO3 माइनस, ये असाइनमेंट में भी है, यहीं कर लीजिए इसको। Zn डबल प्लस NH4 प्लस, मीडियम बेसिक। देखो कोई एसिडिक बेसिक के लिए कोई अलग स्टेप नहीं है, केवल जो चौथा स्टेप मैंने बोला चार्ज बैलेंस, बस उसमें चेंज है। बेसिक मीडियम है तो चार्ज किससे बैलेंस करना, OH माइनस, एसिडिक है तो H प्लस। फटाफट करिए, ईमानदारी से करिएगा। अब देखो आप लोग बेईमानी करने के एकदम
पोजीशन में नहीं हो, आप लोग 1-2 साल तैयारी कर चुके हो, बी ऑनेस्ट, अपनी पढ़ाई के प्रति ऑनेस्ट रखिए। ये मत सोचिए कि कोई देख रहा कि नहीं, आपको अपने आप को सेटिस्फाइड करना है, दूसरे को नहीं। दूसरा तो केवल रिजल्ट देखता है, आपके पेरेंट्स ने भी केवल रिजल्ट देखा होगा कि वे फाइनल रिजल्ट देखते हैं हुआ या नहीं। बाकी इंटायर ईयर आप क्या करते हो ये आपको समझाना है। ऑनेस्टली काम सर हो करिए। गया। जो आपसे टीचर बोलता है किसी भी सब्जेक्ट का, उसको ऑनेस्टली फॉलो करिए। हो गया सर। बोलो क्या आया बैलेंस? सर 4Zn बोलो बैलेंस बोलो। प्लस NO3 नेगेटिव Zn है? प्लस 7H2O 4 नहीं, Zn के आगे कितना नंबर? 4 4 Zn 4 प्लस प्लस NO3 नेगेटिव 4 Zn होगी तो ये, और 1 NO3 हाँ 7 वाटर सर इसी साइड लेफ्ट में प्लस 7 यस प्लस सर 7H2O। नहीं, आपने क्या बोला पहले? 4 Zn बोला, यस सर उसके फिर बाद NO3 नेगेटिव प्लस 7H2O माइनस, हाँ गिव्स 4Zn प्लस 2 7H2O, 4Zn प्लस 2 ठीक, NH4 प्लस हाँ और 10OH नेगेटिव। हाँ 10OH minus बिल्कुल सही है। किसी को भाई अब भी कोई दिक्कत? देखो ये No, वाला sir. हाफ तो आपने बैलेंस कर लिया होगा, ये वाला हाफ देखो केवल। नाइट्रेट आयन से क्या बन रहा? NH4 प्लस। क्लियर? पहला स्टेप, दूसरे की जरूरत नहीं क्योंकि नाइट्रोजन बैलेंस है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +5, यहाँ -3। प्रोसेस का नाम रिडक्शन, किसका काम कर रहा? ऑक्सीडाइजिंग। बोलो एन फैक्टर कितना होगा? 8 के लिए चेंज बोलो कितने का? 8। एटम कितने? 1। 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे किस तरफ? रिडक्शन है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। चार्ज बैलेंस देखो, इधर कितना नेगेटिव है? -9। इधर कितना है? +1। चेंज कितने का हुआ? 10। जिधर जोड़ोगे, जिधर नेगेटिव चार्ज कम है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस 10 और 4 कितना हुआ? 14। 7H। और दूसरा तो डायरेक्ट बैलेंस हो जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब आइए असाइनमेंट में भाई। अब असाइनमेंट में आते हैं। हम लोगों ने 152 तक कर लिया था। आप बताइए इसके पहले आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है क्या? यस सर। सर बोलिए। 146 बता दो एक बार। 152 तक हमने किया था, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताइए। सर 146 किसी में कोई दिक्कत? 146 दोनों हो रहा है और क्या। देखो बेटा, I2 प्लस KI गिव्स KI3। देखो इसकी हिस्ट्री क्या है इस रिएक्शन की। आयोडीन एक नॉन पोलर कंपाउंड है, लेकिन हमें लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने में आयोडीन का एक्वस सॉल्यूशन की जरूरत होती है। तो अगर हम आयोडीन को पानी में डिसॉल्व करेंगे, वाटर पोलर आयोडीन नॉन पोलर ना के बराबर डिसॉल्व होती है, ठीक है ना? तो आयोडीन की सॉलिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं। पोटेशियम आयोडाइड मिलाने से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड KI3 बनता है। और याद रखिए, जहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वहां पर सॉलिबिलिटी बहुत ज्यादा हो। तो देखो भाई,
यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1/6। इसको आप 0.33 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो देखो भाई इसकी 0 है, 0 से 0.33 हो रही, बताइए घट रही है बढ़ रही है? सर घट रही बोलो है। भाई, घट रही है। घटना क्या होता है? रिडक्शन। घटना क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन। अच्छा, तो बोलो ये किसका काम किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Yes. अब देखो -1 से 0.33 हो रही, अब बोलो बढ़ रहा है। अब बढ़ तो रहा बढ़ है। रहा है। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू की कम है ना, ये सर। न्यूमेरिकल वैल्यू कम है लेकिन माइनस है तो ज्यादा हो गया, तो ये क्या हुआ? Yes, sir. ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। किसका काम कर रहा? Reducing रिड्यूसिंग agent। एजेंट का। ठीक है, तो दोनों हो गया। और बोलो 152 में के पहले और कोई? चलिए 153 बताइए। फर्स्ट फर्स्ट है सर। बैलेंसिंग वाला है, फर्स्ट ऑप्शन। कर लोगे ना बैलेंस? यस सर। 153 का फर्स्ट, 154 सेकेंड सेकंड। वही सेकंड। बैलेंसिंग है आपका, सेकंड। इसका सेकंड आएगा। 155 सेकेंड सेकंड। सेकंड। हाइड्रोजन है, तो बस वही आपका हाफ रिएक्शन बैलेंस करना है। 155 का सेकंड आएगा। 156 थर्ड। थर्ड कितने ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे? राइट में ऑक्सीडेशन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन नंबर +5, राइट में +2, चेंज कितने का? 3। तो बैलेंस इक्वेशन है, केवल इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना, तो जब बैलेंस इक्वेशन हो केवल इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हो तो n फैक्टर के बराबर। 157 3। थर्ड ऑप्शन। कॉपर सल्फेट की 2 रिएक्शन दी है, इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है, बताइए। थर्ड ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन को देख लीजिए। CuSO4 Ki से रिएक्ट कर रहा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है Cu2I2। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कॉपर की? +2। यहाँ पर बोलो क्या है? +1। n फैक्टर कितना हुआ? 1। इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। दूसरे में देखो कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, Cu2+। कॉपर सल्फेट को पानी में डिजोल्व करोगे, क्यूप्रिक आयन सल्फेट आयन, क्यूप्रिक आयन बोलो कहाँ जाएगा? कैथोड पर। 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें रिड्यूस होगा? कॉपर में। n फैक्टर बोलो कितना हुआ? 2। इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट का आधा, 249 डिवाइड बाई 2। 158 बताइए भाई। फर्स्ट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? देखो क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ लोगे क्वेश्चन सॉल्व। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ रिडक्टेंट? पहले बताओ रिडक्टेंट है कौन? KMnO4। आपको मालूम होना चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो तो। नंबर Mn की हाईएस्ट, केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव याद करेगा। रखो, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, HNO3, इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट, केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 3 लाइन याद रखिए, अगर ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लोवेस्ट केवल रिड्यूसिंग एजेंट, इन बिटवीन है तो बोथ। यहाँ पर H2 है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो भाई H2S से क्या बन रहा? H। यस। 1 मोल की बात कर रहा तो 1 मोल ले लिया। -2 से क्या हो रहा है? 0।
बोलो भाई 1 मोल के लिए चेंज कितने का दिख रहा? 2 का। 2 का। आंसर क्या हो गया आपका? 2। कोई दिक्कत भाई? और अगर पोटेशियम परमैंगनेट के लिए पूछा गया होता तो लेफ्ट में 5। ऑक्सीडेशन नंबर +7, राइट 5 में +2, 1 मोल के 5 लिए चेंज 5 का। 5 ठीक है भाई, चलिए। और देखिए किसी भी रिएक्शन में टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल गेन के बराबर। अगर बैलेंस इक्वेशन में अगर पूछता टोटल तो KMnO4 से निकाल लो चाहे H2S से, आंसर क्या आएगा? सेम। एक KMnO4 के लिए चेंज कितने का? 5, 2 के लिए 10। H2S में 1 के लिए चेंज कितने का? 2, 5 के लिए कितना? 10। 159 रिपीटेड क्वेश्चन है। बोलो भाई KMnO4 का एन फैक्टर कितना आएगा? 5। 160 वही रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर बोलो। 160 का बोलो। फर्स्ट 161 ऑप्शन। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था बोर्ड पे। इसका आंसर बोलो। 161 थर्ड ऑप्शन। थर्ड। अभी बैलेंस किया 4 था। 110। 4 110। 161 का थर्ड, 4 110। 162 फोर्थ Sir, ऑप्शन। कोएफिशिएंट ऑफ NH4 प्लस 1 होगा इसमें। आंसर हो जाएगा 4। ये H प्लस इसमें गलत छपा हुआ है, बेसिक मीडियम की रिएक्शन। H प्लस हटा लीजिएगा। फिर 163 मैंने कहा था ना, ये इक्वेशन याद रखिए, हर दूसरे तीसरे साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 KMnO4 प्लस 3 H2SO4 प्लस 5 H2C2O4 K2SO4 प्लस 2 MnSO4 8 H2O प्लस 10 CO2। और इसी के साथ ऑक्सिलिक एसिड की जगह हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ भी कल हमने रिएक्शन बताई थी। 164 का आंसर बोलो। Sir, इन द third. फॉलोइंग रिएक्शन वैल्यू ऑफ X इज। फोर्थ ऑप्शन। सल्फाइड आयन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सल्फेट। याद रखिए 164 का सल्फाइड थर्ड। या सल्फाइड आयन किसमें ऑक्सीडाइज होता है? सल्फेट। तो बोलो भाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 2। लेफ्ट में +4, राइट में +6, चेंज कितने का? 2। 2 165 नाइट्रेट आयन किसमें रिड्यूस हो रहा है? NO। +5 से +2, चेंज कितने का? 3। 3 इलेक्ट्रॉन किस तरफ? रिडक्शन है तो लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। 166 वही KMnO4 ऑक्सिलिक एसिड। तो KMnO4 देखो एसिडिक मीडियम है तो +7 से +2 फर्स्ट। 167 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फोर्थ ब्रोमीन। ऑप्शन। देखो इन्होंने जनरल पूछा है तो आंसर क्या आएगा? 16/3। चलो बताओ ईच ब्रोमीन की क्या होगी? +6 +4। देखो यही क्वेश्चन नीट में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 175। +6 ये जो +4 167 BHU होता था तो एक बार BHU में आया था। और देखो ये पिछले साल नीट में आया था, उसमें स्ट्रक्चर पूछा था। तो देखो ये ब्रोमीन Br3O8 का स्ट्रक्चर है। 3 ब्रोमीन राइट में बनाओ एक लाइन में। टर्मिनल वाले ब्रोमीन को 2-2 ऑक्सीजन दो। 3 बीच वाले को 2। अब बताओ ईच ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर। 6 4 बॉन्डिंग 6 मेथड लगाएंगे। +4 +6। देखो +2 -2 +2 -2 +2 -2 नॉन पोलर 0 0 +2 -2 +2 -2 नॉन पोलर 0 0 +2 -2 +2 -2 +2 -2। टर्मिनल वाले की कितनी? +6। मिडिल वाले की 4। देखो 16/3 कैसे आया? 2 ब्रोमीन की कितना? 6। 1 ब्रोमीन की कितना? 4 / 3। ठीक है ना? तो ये रटा होना चाहिए। Br3O8 में जो 16/3 वो क्या है? एवरेज एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर 2 टर्मिनल वाले ब्रोमीन की +6, मिडिल वाले की +4। 168 बैलेंस कर लोगे, इसका आंसर फर्स्ट आएगा।
169 बैलेंस कर लोगे आप, इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, पूरा बैलेंस नहीं किया था, केवल m फैक्टर से करोगे तो ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। 170 वही KMnO4 ऑक्सिलिक एसिड वाला, 171 डाइक्रोमेट वाला 14H प्लस होता है। ठीक है, 172 वही बैलेंसिंग है, 171 का 4, 172 का सेकेंड, 173 का थर्ड, 174 देखो, ये भी देखो नीट में आया है। क्या पूछ रहा, कौन सी रिएक्शन डिस्प्रपोर्शन है? अभी हमने पहले लिखी थी क्यूप्रस, देखो क्यूप्रिक और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है डिस्प्रपोर्शन। दूसरा वाला देखो MnO4 डबल माइनस +6, राइट में देखो एक Mn की +7 है, एक की +4, Mn की बढ़ भी रही है, Mn की घट भी रही है। तो जब इस एक ही कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है और घटती है एक ही एलिमेंट की, तो वो क्या होता है? डिस्प्रपोर्शन। A और B डिस्प्रपोर्शन है। C का नाम बताओ। देखो C में KMnO4, लेफ्ट में क्या है? +7, राइट में देखो +6 और +4 है। सी वाला बताइए भाई। देखिए +6 से एक बार +4 हो रहा, +7 से +6 हो रहा, +7 से +4 हो रहा, दोनों केस में घट रहा, तो आपकी थर्ड रिडक्शन है, केवल घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। फोर्थ वाला क्या है? कॉम प्रपोर्शनेशन, क्योंकि अगर उल्टा लिखोगे तो क्या हो जाएगा? डिस्प्रपोर्शन। ठीक है, तो देखिए भाई, ये आपका रिडॉक्स हो गया, बहुत आसान चैप्टर है। देखिए ऑलरेडी आप लोगों ने इस पे बहुत वर्क कर रखा होगा, बहुत पढ़ रखा होगा, लेकिन मेरे कहने से बस एक चीज और कर लीजिए, पूरे चैप्टर को समराइज करिएगा एक पेज में, एक से दूसरा नहीं। मेन पॉइंट्स आपको लिख लीजिए उसमें, और उसको याद भी कर, हरदम आपके टिप पे रहना चाहिए, पूरा आपका रिडॉक्स उससे हो जाएगा। ठीक है ना? तो जो भी आपके दिमाग में है, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, एक पेज में उसको समराइज जरूर कर लीजिए, और वो जो एक पेज में आपने लिखा वो आपकी जबान पे हरदम होना चाहिए। पूरा फिर दोबारा नहीं लिखना, मेन पॉइंट। ठीक है भाई, चलिए अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो बेटा, कुछ बोल रहे हो? बोलो, रिडॉक्स में कोई दिक्कत फर्दर? कोई ऐसी चीज जो आपको पूछनी है? नो सर। बोलो भाई। नो सर। भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप बेहिचक आपसे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। लेकिन बस एक चीज का ख्याल रखना, आप लोग ऑलरेडी नीट दे चुके हो, आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, बस आपको देखो ध्यान क्या रखना, कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं करने, कोई इधर उधर के क्वेश्चन नहीं करने, जो आपके स्टैंडर्ड के हो आप उनको करिए, और टीचर से, हमसे, या जो भी आपको पढ़ा रहा उससे पूछिए। और एक काम जरूर करिए, आप सबके पास नीट का अनसॉल्व होगा, लेकिन आप सब लोग जेई मेंस का भी अनसॉल्व ले लीजिए, मेंस का, एडवांस का नहीं, जेई मेंस का अनसॉल्व सबके पास होना चाहिए। जो चैप्टर आपका खत्म हो जाए, जेई मेंस में जितने क्वेश्चन उसमें पूछे गए हो वो आप जरूर कर लीजिए। क्यों? दोनों का पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है, दोनों को बनाने वाले लोग भी, दोनों का एग्जाम कौन कराता है? एनटीए। एनटीए क्वेश्चन कॉमन होता है। यस सर। ठीक है ना? अब आइए, केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, हमने आपको एक नोट शेयर किया, मिला सबको कि नहीं? यस सर, मिला है। यस सर, मिला है सर, मिल गया था कल। तो जरा उसको ओपन कर लीजिए। क्या कह रहे हो बेटा?
तो कल सबके मिल पास गया है था। ना इस वक्त? यस सर। तो उसको जरा ओपन कर लीजिए, थ्योरी वाला, ठीक है ना। इनफैक्ट उसमें न्यूमेरिकल भी बहुत है। देखो आपको करना क्या है, इस नोट्स में आप देखोगे मैंने कोई चीज बताई है, सपोर्ट में एग्जाम्पल भी करा रखा। अगर आपको ये नोट्स भी आपने समझ लिया, वॉल्यूमेट्रिक आ जाएगी। देखो अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक आ जाएगी तो बहुत से मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन वॉल्यूमेट्री के कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे लॉ के क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है ना। और वॉल्यूमेट्रिक आपको कब आएगी? जब आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आता, ठीक है ना। तो देखिए वो नोट्स ओपन कर लीजिए, मैं उसी से आपको पूरा रिवाइज करा दे रहा हूँ। अगले 1.5 घंटे में पूरा आपका वॉल्यूमेट्रिक रिवाइज करा दूंगा, आपको केवल उस नोट्स को देखना है। देखो सबसे पहले उसमें डेफिनेशन लिखिए इक्विवेलेंट वेट, लेकिन उसमें आगे क्या लिखा है थोड़ा डिस्टर्ब है। आगे कुछ समझ में आ रहा है उसमें? बोलो भाई। नहीं सर। नो सर। एक्चुअल में बेटा हमने जो हमारा नोट्स था उसमें थोड़ा हिंदी हमने लिख दिया था, तो हिंदी इंग्लिश के कारण कंप्यूटर ने ऐसा कर दिया। देखिए उसमें लिखा क्या है, अब समझिए आप। उसमें लिखा है किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट, बेसिक डेफिनेशन है ये। किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट वो पार्ट होता है, किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट वो पार्ट होता है जो हाइड्रोजन के 1.008 राउंड फिगर में 1, ऑक्सीजन के 8, क्लोरीन के 35.5 और सिल्वर के 108 पार्ट से या तो कंबाइंड हो, जुड़ा हो, या फिर उनको डिस्प्लेस कर रहा हो, वो क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट वेट। फिर से सुनिए, किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट वो पार्ट है जो हाइड्रोजन के 1 पार्ट से, ऑक्सीजन के 8 से, क्लोरीन के 35.5 से और सिल्वर के 108 से या तो जुड़ा हो या फिर उनको डिस्प्लेस कर रहा हो। तो देखिए आपके पास 4 स्टैंडर्ड हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और सिल्वर। तो ये 4 स्टैंडर्ड याद रखिए। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8, क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट 108। अब आपको दूसरे एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, यूनिटरी मेथड लगा लीजिए। इतने पार्ट से दूसरे का जितना पार्ट जुड़ा होगा वो इक्विवेलेंट वेट। पार्ट आप ग्राम बोल सकते हो, पार्ट आप AMU बोल सकते हो, ठीक है। जैसे देखो हमने पहले एग्जांपल MgO ली है, आपसे कह रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट बताओ। देखो फॉर्मूला क्या कह रहा, 16 ग्राम ऑक्सीजन कितने से कंबाइंड है? 24। फॉर्मूला क्या कह रहा, 16 ग्राम ऑक्सीजन कितने से कंबाइंड है? 24 से। तो बोलो हमारी डेफिनेशन क्या है? 8 ग्राम ऑक्सीजन से जितने ग्राम मैग्नीशियम जुड़ा होगा वो उसका क्या होगा? इक्विवेलेंट। तो देखो 16 कितने से कंबाइंड है? 24 से। तो 8 कितने से कंबाइंड होगा? 12 से। 12 क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट। जब भी इक्विवेलेंट वेट होगा तो आप देखोगे वहां पर यूनिट नहीं लिखी होती, तो आप भी यूनिट मत लिखिए, ठीक है ना। तो देखो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, 16 पार्ट कितने से कंबाइंड है? 24 से। 8 पार्ट कितने से कंबाइंड होगा? 24/16। 8 कितने से कंबाइंड होगा? 12 से। सिमिलरली देखो दूसरी एग्जांपल AlCl3,
ठीक है। 3 इंटू 35.5 कितने से कंबाइंड है? 27 से। तो क्या यूनिटरी मेथड लगाओगे? 35.5 कितने से? कैल्शियम हाइड्राइड है, कैल्शियम किससे जुड़ा? हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होगा? 1 पार्ट हाइड्रोजन जितने ग्राम कैल्शियम से जुड़ा होगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट। एल्युमिनियम ऑक्साइड वंस अगेन 8 ग्राम ऑक्सीजन जितने ग्राम एल्युमिनियम से जुड़ा होगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट। चलिए जरा आप बताइए, Fe2O3 में आयरन का इक्विवेलेंट वेट बताओ। बताइए भाई। Fe2O3 में आयरन का इक्विवेलेंट वेट बोलिए। 56/3 56/3 आ रहा भाई सबका? yes sir देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा? 112 कितने से कंबाइंड है? 48 से। 8 कितने से कंबाइंड होगा? डिवाइड बाई 48। 8 कितने से कंबाइंड होगा? ठीक है ना? तो जब ऑक्साइड का केस है 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने से, हाइड्राइड का केस है 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से, क्लोराइड का केस है 35.5 कितने से, सिल्वर का केस है 108 कितने से। फिर देखिए उसके नीचे देखो डिस्प्लेसमेंट वाली बात है। आपको देखो रिएक्शन दिए Mg प्लस H2SO4 गिव्स MgSO4 प्लस H2। कह रहा बताओ Mg का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? देखो यहाँ हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रही, तो क्लियरली रिएक्शन क्या बता रही? 2 ग्राम हाइड्रोजन 24 ग्राम मैग्नीशियम से डिस्प्लेस हो रहा। 1 ग्राम कितने से होगा? 12 से। 12 क्या हुआ? मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट। अब देखो एक ये क्वेश्चन है, ए मेटल ऑक्साइड कंटेन 20% ऑक्सीजन बाई मास, इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा। तो देखो भाई मेटल ऑक्साइड है, ये कितना है? 20, तो ये कितना होगा? 80। यूनिटरी मेथड लगा लो। 20 कितने से कंबाइंड है? 80 से। 1 कितने से कंबाइंड होगा? डिवाइड। 8 कितने से कंबाइंड होगा? सॉल्व कर लो, आंसर हो गया। फिर देखिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इंटायर वॉल्यूमेट्रिक का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है। देखो भाई आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, अगर एलिमेंट है तो 1 मोल बोलो क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास। और अगर अमाउंट ग्राम में दिया है तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हो? वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। अगर कंपाउंड है उसमें थोड़ा सा सेटिंग डिस्टर्ब हो गई है, एक तरफ मोल को लिया है, एक तरफ ग्राम इक्विवेलेंट को उसमें लिया है। कंपाउंड है तो बोलो 1 मोल क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वाटर 1 मोल 18 ग्राम। और अगर अमाउंट ग्राम में दिया है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो क्या होगा? वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जरा एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। 1 ग्राम आयन नाइट्राइड आयन है, बताइए चार्ज कितना होगा? फटाफट आंसर बताइए। आपके पास नाइट्राइड आयन है 1 ग्राम आयन, बताइए कूलाम में चार्ज कितना होगा? कूलाम में बता दीजिए, फैराडे में बता दीजिए। three by 14 Faraday कितना बेटा? 3 by 14 नहीं
और कोई? सर 3 और फैराडे। कोई बताइए। सर 3 फैराडे। आंसर होगा 3 फैराडे। वेरी गुड। 3 फैराडे होगा। आंसर 3 फैराडे। हम देखो सिर्फ क्या बताना चाह रहे हैं, 1 ग्राम आयन का मतलब 1 मोल आयन होता है, ये ध्यान रखिए। जिसने 3/14 बोला उसने 1 ग्राम समझ लिया। याद रखिए, जब पार्टिकल एटम होता है, जब पार्टिकल एटम होता है तो मोल का नया नाम ग्राम एटम होता है। जैसे किसी ने आपसे कहा 72 ग्राम कार्बन है, बताइए उसमें ग्राम एटम कार्बन के कितने हैं, तो मोल पूछ रहा है, 72/12 6 हो गया। अगर पार्टिकल मॉलिक्यूल है तो मोल का नया नाम ग्राम मॉलिक्यूल। पार्टिकल आयन है तो मोल का नया नाम ग्राम है। तो यहाँ पर 1 ग्राम आयन का मतलब 1 मोल नाइट्राइड आयन है, ठीक है ना। कितने मोल नाइट्राइड आयन है? N0। 1 मोल नाइट्राइड आयन है। आयन कितना हुआ? N0। एक पे इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 का। और एक पे चार्ज कितना होता है सबको मालूम। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके बराबर होता है? 1 फैराड। चार्ज ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? 1 फैराड। तो देखो भाई, ये मोल निकालने का मेथड उसी तरीके से 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। और अगर आपको अमाउंट ग्राम में दिया है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे नंबर ऑफ मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। आपसे किसी ने कहा 80 ग्राम ऑक्सीजन है, बताओ कितने ग्राम इक्विवेलेंट? 80 ग्राम ऑक्सीजन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट? यहाँ क्या रखोगे? 80, यहाँ क्या रखोगे? 8। आंसर कितना हुआ? 10। ठीक है ना। तो आपको क्या रखना है, जिस तरीके से 1 मोल एलिमेंट में क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास। कंपाउंड में क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसी तरीके से 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। और अमाउंट ग्राम में दिया है, मोल निकालना है। एलिमेंट है वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, कंपाउंड है वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अगर अमाउंट ग्राम में दिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यही बात उसमें आगे लिखी है। और देखो डिफरेंट इक्विवेलेंट वेट लिखा है, वो सब रट जाना चाहिए। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, देखो 1 ग्राम, ये सब रट जाना चाहिए। 1 ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन 1 ग्राम, ऑक्सीजन 1 ग्राम इक्विवेलेंट 8 ग्राम। 8 ग्राम। फिर देखिए एल्यूमिनियम 9 ग्राम, मैग्नीशियम 12 ग्राम, ये सब क्या लिखा है? इक्विवेलेंट वेट। कैल्शियम 20 ग्राम, सिल्वर 108 ग्राम, क्लोरीन 35.5 ग्राम, सोडियम 23 ग्राम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है। फिर देखिए अगर अमाउंट आपको मोल में दिया है, देखिए आपको अमाउंट ग्राम की बजाय किस में दिया है? मोल में। और क्या निकालना है? ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे आपसे कह रहा सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल में ग्राम इक्विवेलेंट बताओ, तो देखो भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालो? W अपॉन E मालूम है आपको, मालूम है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई N होता है। तो ये क्या हुआ? N इंटू W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हुआ, N इंटू क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल। और अगर नंबर ऑफ मोल क्या लोगे? 1, तो 1 मोल में ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर? N फैक्टर के बराबर। तो अगर अमाउंट आपको मोल में दिया है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? N इंटू नंबर ऑफ मोल। यहाँ पर N क्या है? एलिमेंट के लिए वैलेंसी होता है, एसिड के लिए बेसिसिटी होता है। वो भी कब? बेसिसिटी कब लेते हैं? जब कोई केमिकल रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन ना दिया हो। और अगर केमिकल रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन दिया है, तो एसिड के केस में N क्या होता है? नंबर ऑफ H प्लस कंज्यूम इन द रिएक्शन।
बेस के लिए क्या होता है, एसिडिटी कब, जब कोई रिएक्शन ना दी हो। अगर रिएक्शन दी है तो कितने हाइड्रोक्सिल आयन कंज्यूम हो। नॉर्मल सॉल्ट टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, एसिडिक सॉल्ट में एसिडिक हाइड्रोजन, बेसिक सॉल्ट में नंबर ऑफ OH, आयन में चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन, और ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग में टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। आगे वही सब चीजें। तो देखिए भाई, फॉर एलिमेंट N का नाम वैलेंसी, एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, नॉर्मल सॉल्ट टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन आयन। बताओ एल्युमिनियम सल्फेट का N फैक्टर कितना होगा? 2 एल्युमिनियम सल्फेट का N फैक्टर 2 6 बोलो। 6 तुरंत उसको पानी में डालिए, कितने एल्युमिनियम आयन देगा? 2, 1 पर चार्ज +3, टोटल कितना हुआ? 6 +3 आयन के लिए N +6 फैक्टर चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन। बताओ 1 मोल कार्बोनेट आयन में कितने ग्राम इक्वल है? 1 मोल कार्बोनेट आयन में कितने ग्राम इक्वल है? तो देखो यहाँ पर 1 लिया तो ग्राम इक्वलेंट कितना हुआ? N। कार्बोनेट आयन पे चार्ज बोलो कितना N होता है? -2। 2 1 मोल में कितने ग्राम इक्वलेंट? 2। ठीक है, 2 चलिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट है तो N क्या होता है? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल और आयन। एसिडिक सॉल्ट है तो N फैक्टर का नाम एसिडिक हाइड्रोजन। बेसिक सॉल्ट है तो सॉल्ट में कितने हाइड्रोक्सिल आयन है? फिर देखिए 1 मोल सोडियम, सोडियम का N फैक्टर कितना होता है? 1 ग्राम इक्वलेंट। 1 मोल एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पे चार्ज कितना होता है? +3 ग्राम इक्वलेंट। कैल्शियम 2 ग्राम इक्वलेंट। H2SO4 2 ग्राम इक्वलेंट। क्यों? क्योंकि H2SO4 डाई बेसिक है। आप चाहो तो इससे निकाल लो। H2SO4 1 मोल बोलो 98 ग्राम, 1 मोल 98 ग्राम, इक्वलेंट वेट बोलो 49, कितना हुआ? 2। ऑक्सीजन 1 मोल में कितने ग्राम इक्वलेंट? 4। कैसे? देखो ऑक्सीजन 1 मोल कितना? 32 ग्राम, इक्वलेंट वेट कितना? 8 ग्राम, इक्वलेंट कितना? 4। पोटेशियम पर मैग्नेट, एसिडिक मीडियम में N फैक्टर कितना होता है? 5। 1 मोल में 5 ग्राम इक्वल। अब देखो इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जोड़ रहा हूं। आपसे कहा गया एसिडिक मीडियम में पोटेशियम पर मैग्नेट को, एसिडिक मीडियम में पोटेशियम पर मैग्नेट किसमें रिड्यूस हुआ? MnSO4 में। बताइए 0.2 मोल KMnO4 के लिए कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी? बोलो यार। 1 फैराडे। 1 फैराडे। तो 1 फैराडे। 5 फैराडे। 1 1 फैराडे। 0.2 मोल के लिए कितना हुआ? 0.2 0.2 into into 5 1 फैराडे। नीट में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है, डाटा डिफरेंट है बट डायरेक्ट क्वेश्चन। तो देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट रिड्यूस करना है, 1 मोल के लिए 6 फैराडे। याद रखिए 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस करना है, 1 मोल रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करना है, नंबर ऑफ फैराडे N फैक्टर के बराबर। लेकिन ध्यान रखिए 1 ग्राम इक्वलेंट के लिए ऑलवेज 1 फैराडे। 2 लाइन याद रखिए, फैराडे लॉ के क्वेश्चन हो गए। 1 ग्राम इक्वलेंट 1 फैराडे और 1 मोल में नंबर ऑफ फैराडे N फैक्टर के बराबर। N फैक्टर आपको निकालना आना चाहिए। चलो आप बताओ 1 मोल आयरन 1 मोल फेरिक आयन से बनाया गया कितने फैराडे? 3 फैराडे। फेरिक से आयरन बना रहे हैं, N फैक्टर कितना हुआ? 3 2 फैराडे, 3 सॉरी 3 फैराडे। 1 मोल कॉपर अगर क्यूप्रस से बना रहे हैं 1 One. फैराडे, 1 और अगर फैराडे। क्यूप्रिक से बना रहे हैं तो 2 2 फैराडे। फैराडे। 2 फैराडे। ठीक है ना? चलिए आप बताइए
90 ग्राम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की गई, 90 ग्राम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की गई। हाइड्रोजन कैथोड पे मिला, ऑक्सीजन एनोड पे मिला। क्वेश्चन सुनिए क्या है, बताइए कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी थी और कितने मोल हाइड्रोजन बनेंगे, कितने मोल ऑक्सीजन बनेंगे। सर 10 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी और बिल्कुल सही। सर 5 मोल ऑक्सीजन और 10 मोल हाइड्रोजन। बिल्कुल सही। 5 मोल ऑक्सीजन नहीं होगा यार, सर आप ऐसे समझो Sorry, 5 मोल का मतलब 2.5 160 ग्राम, 90 ग्राम दिए 160 कैसे मिल जाएगा। सर 2.5 0.5 मोल ऑक्सीजन, 2.5 10 मोल हाइड्रोजन। एक लाइन याद रखिए इस क्वेश्चन के लिए। पहली बात, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में वाटर का इक्विवेलेंट वेट 9 होता है, पहली चीज ये याद रखिएगा। तो 9 ग्राम 1 फैराडे, तो 90 ग्राम 10 फैराडे। दूसरी चीज, ठीक है ना, 9 ग्राम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलता है, 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलता है। इसको याद रखो, यूनिटरी मेथड लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व। 9 में हाइड्रोजन 1 ग्राम, 90 में कितना 10 ग्राम, मोल कितना हुआ 10/2 5। और ऑलवेज ऑक्सीजन का मोल हाइड्रोजन का आधा, हाइड्रोजन का मोल ऑक्सीजन का डबल, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मोल रेशियो क्या होता है 2:1। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब जो लिखा हुआ है ना भाई, ये आपको रट जाना चाहिए। 1 मोल हाइड्रोजन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट 2। फिर आइए इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ये सब फैराडे लॉ में यूज होते हैं। दो चीजें, एक होता है मोलर वॉल्यूम, एक होता है इक्विवेलेंट वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब 1 मोल गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर या 22,400 ml। लेकिन ये फिक्स नहीं होता। इक्विवेलेंट वॉल्यूम मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम, गैस टू गैस वेरी करता है। बस याद रखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन के लिए 11.2, ऑक्सीजन के लिए 5.6। बोलो ऑक्सीजन का 5.6 कैसे आया। ऑक्सीजन 1 मोल 32 ग्राम 22.4 लीटर। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन कितना होता है 8 ग्राम। तो 32 का क्या 1/4, उसका वॉल्यूम भी क्या होगा 1। तो इस टेबल में याद रखिएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन 11.2, ऑक्सीजन 5.6, अमोनिया 22.4। अमोनिया का 22.4 क्यों, अमोनिया एक मोनो एसिडिक बेस है। एसिडिटी इसकी कितनी 1, एन फैक्टर कितना 1, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। या ऐसे समझ लो, अमोनिया को पानी में डालते हो तो क्या बनता है NH4OH, एक OH, एन फैक्टर 1। फिर अगर एसटीपी पर वॉल्यूम दिया है तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है V/Vm। उसी तरीके से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है V/V। रिमेंबर, V/Vm या V/V किसके लिए अप्लाई होगा, ओनली फॉर गैस। एसटीपी मत देखिएगा, फिजिकल स्टेट पहले एसटीपी बाद में, ठीक है ना। वाटर में ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं है, वाटर वेपर में अप्लीकेबल है। ये फार्मूले वाटर वेपर यानी गैस के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन वाटर के लिए अप्लीकेबल नहीं। तो ये दोनों फॉर्मूले ओनली फॉर गैस, ना लिक्विड के लिए ना सॉलिड। एसटीपी से कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तुम लोग तुरंत आंसर दे देते हो। 224 ml वाटर है, एसटीपी पर पूछा गया मोल बताओ, आप तुरंत कह देते हो 0.01, गलत, वाटर है, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लीकेबल है। इसका आंसर क्या होगा, V/D से क्या निकाला, मास, मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल। ये ध्यान रखिए, एसटीपी नहीं देखना है, फिजिकल स्टेट पहले एसटीपी बाद में। चलिए
अब आगे पूरा इक्विवेलेंट वेट है, ये ऑलरेडी आपको मालूम है, बस तेजी से इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय वैलेंसी। फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1, सेकंड ग्रुप की 2, थर्ड की 3, 4 की 4, 5 की 3, 6 की 2, 7 की 1। ठीक है ना? देखो फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, केस 1, जब देखो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दी होती तो इनका नाम बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब नंबर ऑफ H प्लस प्रोड्यूस बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। और केस सेकेंड, जब केमिकल रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन दिया हो तो N फैक्टर, कितने हाइड्रोजन आयन एक्चुअल में कंज्यूम हो। जैसे देखो रिएक्शन दी है, कह रहा बताओ इस रिएक्शन में H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट, H3PO4 में एसिडिक हाइड्रोजन कितना, 3, सॉल्ट में कितना बचा, 1, हर्ष कितना हुआ, 2, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट का आधा, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का डबल। और देखो एसिड में एक को बहुत ध्यान रखिएगा, H3PO3 3 हाइड्रोजन है, ट्राई बेसिक नहीं है, डाई बेसिक है, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइड बाय N, वंस अगेन वही कॉन्सेप्ट, नो रिएक्शन, N का नाम एसिडिटी, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। और अगर केमिकल रिएक्शन दी है तो कितने हाइड्रोक्सिल आयन कंज्यूम है। जैसे देखो ये वाली रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस प्लस HCl गिव CaOHCl प्लस H2O। देखो वहां कुछ शॉर्टकट लिखे हैं, NH का मतलब है नॉर्मल सॉल्ट, CN का मतलब है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, PN का मतलब है पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। जब सभी OH कंज्यूम हो जाए, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पे क्या बनता है, नॉर्मल सॉल्ट, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन पे क्या बनता है, एसिडिक या बेसिक सॉल्ट। देखो ये वाली रिएक्शन है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस HCl, CaOHCl प्लस H2O। तो देखो कितने OH हैं, 2, खर्च कितना हुआ, 1, N फैक्टर कितना, 1, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। फिर देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ नॉर्मल सॉल्ट, N फैक्टर केवल याद रखो, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन आयन। कैसे निकालोगे, पहले सॉल्ट को पानी में डालो, आयनाइज हो गया, पता चल गया कितने केटायन है, एक पर चार्ज कितना है, N फैक्टर क्या हुआ, एक केटायन पे चार्ज, नंबर ऑफ केटायन से मल्टीप्लाई। फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, आयन के लिए N फैक्टर, टोटल आयन के लिए N फैक्टर, चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन। कोई कह रहा फॉस्फेट आयन का इक्विवेलेंट वेट बताओ, ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट 95, चार्ज कितना, 3। उसके बाद देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिडिक सॉल्ट, केवल N फैक्टर का नाम याद रखिए, एसिडिक सॉल्ट में N फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द सॉल्ट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेसिक सॉल्ट, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट इन द सॉल्ट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, रिडॉक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देखो अगर डेफिनेशन मान लो, डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ गया, एक तो फॉर्मूला है, डेफिनेशन पे आ गया, तो देखो इक्विवेलेंट वेट एक्चुअल में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लेता है, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जितने ग्राम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जितने ग्राम 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट के जितने ग्राम 1 मोल इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। अब जरा देखो एग्जांपल के साथ, I2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2I, आयोडीन किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो भाई 254 ग्राम, 1 मोल यानी 254 ग्राम आयोडीन कितने मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो बोलो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने ग्राम लेगा, 127, आयोडीन का इक्विवेलेंट वेट 127। ये डेफिनेशन से, बाकी फार्मूले से निकालना है तो चेंज पता चल रहा है, टोटल कितना है, 2, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट का आधा। फिर सिमिलरली देखो रिड्यूसिंग एजेंट,
इक्विवेलेंट वेट रिड्यूसिंग एजेंट का वो ग्राम है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन देता है। देखो कैल्शियम की एग्जांपल ली, 1 मोल यानी 40 ग्राम, कितने मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा? 2। तो बोलो भाई 20 ग्राम कितना, 1 मोल कितना लेगा? 20 ग्राम। बाकी डेफिनेशन क्या है, इक्विवेलेंट फार्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइड बाई एन। एन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का 1 मोल जितने मोल इलेक्ट्रॉन लेता है, रिड्यूसिंग एजेंट का 1 मोल जितने इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। या फिर टोटल चेंज इन, जो हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं वो क्या, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, और आयन है तो पर आयन। कैसे निकालोगे? पहले एक के लिए चेंज निकालो, जिसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, उसमें जितने एटम हो उसका मल्टीप्लाई कर देना। और ये भी ध्यान रखना, कल बताया था ना, जिसका इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हो हाफ रिएक्शन में वो लेफ्ट में होना चाहिए, अगर राइट में उल्टा कर देना, ठीक। अब देखो एक ही रिएक्शन है, आयोडीन की रिएक्शन सोडियम थायोसल्फेट से सोडियम आयोडाइड सोडियम टेट्राइड, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। सबसे पहले हाफ रिएक्शन लिखा I2 से NaI, एन फैक्टर कितना? 2, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट का आधा। थायो में देखो +2 से क्या हो रहा है? 2.5, एक एटम के लिए चेंज 0.5, 2 के लिए कितना हुआ? 1, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट का आधा, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। ये वाली जो रिएक्शन लिखी है, जरा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट बताओ, इसमें बताइए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, उसका एन फैक्टर बताओ, बोलिए। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और उसका एन फैक्टर? पहले बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? H2O2. भाई रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? H2O2. Lead sulfide. कैसे कर दो यार, TBS. कैसे चलेगा? TBS. भैया हमने अभी रिडॉक्स में क्या बताया, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूसिंग एजेंट लेड सल्फाइड, सल्फर लोवेस्ट में है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करे, ये दोनों का काम करता है। जब ये कह रहा नहीं भैया हम तो केवल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे, ये किसका काम कर लेगा? ऑक्साइड। अब बताओ रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर। 8. यहाँ पर देखो -2, यहाँ पर कितना? +6, एक एटम के लिए चेंज कितना? 8, नंबर ऑफ एटम 1, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 8। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में तो बताया, चाहे ऑक्सीडाइजिंग का काम करे या रिड्यूसिंग एन फैक्टर कितना होता है? 2, तो या -1 या -2, एक एटम के लिए चेंज कितने का? 1, 2 के लिए 2। अब ये देखो बहुत सारे इक्विवेलेंट वेट आपको दिए हुए हैं, सब रेड जाना चाहिए, सबका एन फैक्टर रेड जाना चाहिए, आपको टिप पर एकदम होना चाहिए। देखो पहला इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सिलिक एसिड और ऑक्सिलेट आयन। देखो भाई ऑक्सिलिक एसिड या ऑक्सिलेट जब भी रिड्यूसिंग, आपको देखो याद क्या रखना है, ऑक्सिलिक एसिड या ऑक्सिलेट आयन जब भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होगा। हाफ रिएक्शन लिखो, एन फैक्टर निकाल लो, और याद रखिएगा ऑक्सिलिक एसिड या ऑक्सिलेट आयन का एन फैक्टर 2 होता। आप जरा एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, H2C2O4 इसकी रिएक्शन NaOH से कराई, इसका एन फैक्टर 2 आया, बताइए इस 2 का नाम क्या हो? 2 का नाम बेसिसिटी या टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर? बोलो बोलो भाई।
यार इतना सन्नाटा क्यों हो जाता है? बेसिसिटी तो सर दोनों हो जाएगा। यहाँ रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन है, दोनों बेसिसिटी नहीं होगा। बेसिसिटी यहाँ बेसिसिटी रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन में इनको क्या बोलोगे? बेसिसिटी। और अगर यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होता तो एन को क्या बोलते? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन। ये ध्यान रखिए। फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम सल्फाइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। केवल आपको क्या रखना है? रिड्यूसिंग एजेंट है तो किसमें ऑक्सीडाइज होगा? सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फेट में ऑक्सीडाइज होता है, एम फैक्टर 2, इतना याद रखिए। उसके बाद इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट में और सॉरी इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिएक्ट किससे कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। केवल कौन रिएक्ट करता है? फेरस। फेरस किसमें ऑक्सीडाइज होगा? फेरिक। इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर 92 याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आइए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करे या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है तो ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो वाटर में रिड्यूस होता है। ये सब रट जाना चाहिए। दोनों केस में एन फैक्टर कितना होता है? 2। इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2, 34 का आधा 17। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में रिड्यूस होता है? MnSO4 Mn डबल प्लस में। बेसिक मीडियम में K2MnO4, ये सब रट जाना चाहिए। और न्यूट्रल मीडियम में MnO2। एसिडिक में एन फैक्टर 5, बेसिक में एन फैक्टर 1, न्यूट्रल में 3। और एन फैक्टर का रेशियो पूछे तो 5:1:3, लेकिन इक्विवेलेंट वेट का रेशियो पूछेगा तो 3:15:5। अब यहाँ देखो एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर न्यूट्रल मीडियम लिया है तो न्यूट्रल मीडियम लेना है, लेकिन अगर बेसिक मीडियम लिया है या वीकली बेसिक लिखा है तो उसको आप बेसिक ना मान के न्यूट्रल मानो। जब स्ट्रांगली बेसिक लिखा हो तो बेसिक मीडियम, लेकिन अगर क्वेश्चन में वीकली बेसिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है तो एन फैक्टर क्या लोगे? 3, न्यूट्रल वाला। देखो ये पॉइंट लिखा है स्टार करके। When only alkaline medium is given, ये भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है मोल निकालने के लिए, आगे है उसमें। When alkaline medium is given, पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन KI से बेसिक मीडियम में आंसर पूछा है। When only alkaline medium is given, then consider it is weakly alkaline। और न्यूट्रल मीडियम एन फैक्टर कितना लेना थी? एसिडिक में 5, स्ट्रांगली बेसिक में 1, न्यूट्रल में 3। एसिडिक में किसमें चेंज होगा? MnSO4। स्ट्रांगली बेसिक में किसमें? K2MnO4, न्यूट्रल MnO2। फिर देखिए फेरिक ऑक्सलेट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कल भी बताया था। फेरिक ऑक्सलेट रिड्यूसिंग एजेंट किसे रिएक्ट कर रहा? फेरिक रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट कौन करेगा? केवल ऑक्सलेट। और ऑक्सलेट किसमें ऑक्सीडाइज होता है? CO2। एक ऑक्सलेट का एन फैक्टर अभी पीछे बोला था कितना? 2। या कितने ऑक्सलेट है? 3, टोटल 6। फेरिक ऑक्सलेट का एन फैक्टर 6। फेरिक का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। फिर मैंने ये तीनों एग्जांपल कल करवाई थी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ दोज कंपाउंड इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट आर इंक्रीज। फेरस ऑक्सलेट का बताया था ना, बोलो फेरस किस में कन्वर्ट होगा? फेरिक, चेंज 1 का। ऑक्सलेट किस में कन्वर्ट होगा? CO2, एक ऑक्सलेट चेंज 2 का, टोटल 3, कल बताया था। स्टेनस ऑक्सलेट, बोलो स्टेनस किस में कन्वर्ट होगा? टैनिक स्टेनस किस में कन्वर्ट होगा? स्टेनिक, चेंज कितने का? 2। ऑक्सलेट में चेंज कितने का? 2, टोटल 4, एन फैक्टर 4। क्यूप्रस सल्फाइड, अब आइए क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस किस में कन्वर्ट होगा? क्यूप्रिक। और सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सल्फेट।
तो देखो सल्फर एक के डाइऑक्साइड लिए एक कॉपर के लिए चेंज 1, 2 कॉपर है तो कितना हो गया 2। सल्फर के लिए चेंज बोलो, -2 से +4, चेंज कितने का 6, 6 टोटल चेंज 2 + 6 8 इक्वल टू 8। ये 3 इक्वलेंट वेट खास तौर पे याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इक्वलेंट वेट इन डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, कल हमने सबसे लास्ट में एक एग्जांपल कराई थी। देखो 3 क्वेश्चन पूछेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए ऑक्सीडाइजिंग, वैसे निकालें इन द रिएक्शन। जब रिएक्शन में पूछे पहले एज ए ऑक्सीडाइजिंग निकालो, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इक्विवेलेंट वेट निकालो, रिएक्शन के लिए दोनों को जोड़ दें। जैसे देखो ये कौन सी रिएक्शन है, Cl2 + 6NH4, बताओ कोल्ड एंड डाइल्यूट की है कि हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट की? हॉट एंड Concentrated. ठीक है ना। डिसप्रपोर्शन का एग्जांपल है, देखो पहले एक हाफ लिखा Cl2 से NaCl, 0 से क्या हो रहा -1, रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, एन फैक्टर 2। फिर Cl2 से NaClO3, 0 से +5, 1 के लिए 5, 2 के लिए 10, एन फैक्टर 10। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इक्विवेलेंट वेट m/2, रिड्यूसिंग m/10। लेकिन अगर रिएक्शन में पूछे तो दोनों को जोड़ दो, m/2, m/10, 3m/5। सिमिलरली दूसरी वाली एग्जांपल मैंने कल करा दी थी। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब आयनिक इक्विलिब्रियम में सब बहुत ज्यादा यूज होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट व्हेन नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम इज गिवन। आप सबको मालूम है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला WA × 1000 अपॉन EA × VML, N × VML एक तरफ कर लो तो WA अपॉन EA × 1000। W/EA बोलो क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया मिली इक्विवेलेंट। ये अगर मिली इक्विवेलेंट है तो ये भी क्या हुआ मिली इक्विवेलेंट। और या बस आपको रट जाना चाहिए, N × VML क्या होता है मिली इक्विवेलेंट, N × VML अपॉन 1000 क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट। और नॉर्मेलिटी दी है, मोलैरिटी में जाना है ये, N × VML क्या है मिली इक्विवेलेंट। और अगर नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी दी है NmVml क्या होगा मिली इक्विवेलेंट। M × VML क्या होता है मिली मोल, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा मोल। ये सब रट जाना चाहिए। N × VML मिली इक्विवेलेंट, N × VML अपॉन 1000 ग्राम इक्विवेलेंट, M मोलैरिटी × VML नंबर ऑफ मिली मोल, मोलैरिटी × VML अपॉन 1000 नंबर ऑफ मोल। फिर देखिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड पे 2-3 टाइप की रटी रटाई प्रॉब्लम पूछी जाती। पहला इक्विवेलेंट वेट, ऑलरेडी बता दिया आपको, चाहे ऑक्सीडाइजिंग का काम करे या रिड्यूसिंग, दोनों केस में एन फैक्टर कितना होता है 2, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, सॉरी /2 यानी 17। फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपसे पूछा जाएगा 20 cc H2O2 का क्या मतलब है। तो देखो जब हाइड्रोजन परऑक्साइड की बॉटल पर ये लेवल लगाओ तो इसे बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये मेथड केवल और केवल हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, देखो इसका क्या मतलब है, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, डिसोसिएट होके कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है ऑक्सीजन। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, इस बॉटल का 1 ml, इस बॉटल का 1 ml STP पर 20 ml ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर XCCH2O2 है तो इसका क्या मतलब है, इस बॉटल का 1 ml STP पर X ml ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमें क्या बताता है, 1 ml हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन जितने ml ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा। आपसे कह रहा आपने
20 ml H2O2 लिया, ठीक है भाई। ये डिसोसिएट होके 500 ml ऑक्सीजन एसटीपी पर दे रही है। बताइए वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी? 25. बताइए भाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ। 25. 25. बस यूनिटरी मेथड लगाना है। 20 ml से 500, 1 ml से कितना? 500 डिवाइड बाई 20, 25 ml। फिर दूसरा आपसे नॉर्मेलिटी पूछेगा, एक ये फॉर्मूला याद रखिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। आपसे कह रहा, चलिए फटाफट आंसर बताइए, पेन नहीं चलाना है। 22.4 cc H2O2 है। बताइए इसकी स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर क्या होगी? स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, परसेंटेज, नॉर्मेलिटी, तीनों बताइए। बोलो। बोलो भाई। बोलिए। सर नॉर्मेलिटी तो 4 होगी, Yes, sir. Normality 4. 5.6 से डिवाइड कर देंगे बस 22. यहाँ पे क्या रखा? 22.4। यार आप लोग आंसर इतना स्लो क्यों देते हो? आप लोग तो टैंकर बैच के, आप लोग को तुरंत फटाफट आंसर मुंह से निकलना चाहिए। नॉर्मेलिटी कितनी आई? 4। स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी में फॉर्मूला मालूम है? सर बोलो। इक्विवेलेंट वेट इनटू नॉर्मेलिटी। N इंटू ई। नॉर्मेलिटी कितनी निकली? 4 इंटू 17, 68 ग्राम पर लीटर। परसेंटेज बोलो। 1 लीटर 1000 ml में पता हो गया। परसेंटेज का मतलब 100 में कितना? परसेंटेज W बाई वी, स्ट्रेंथ डिवाइड बाई 10। 6.8. देखो इसमें 3 या 4 रटे रटाए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया होगा, उसका मतलब, या एक डाटा दिया होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ लेगा। दूसरा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ से नॉर्मेलिटी निकालना, इसमें चले जाइए। अब देखो यही क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता था, 20 ml H2O2, 500 ml ऑक्सीजन दे रहा, बताइए इसकी नॉर्मेलिटी क्या है? तो इससे क्या निकाला? वॉल्यूम स्ट्रेंथ 25, यहाँ रख दिया, नॉर्मेलिटी आ गई। इससे क्या निकल जाएगा? स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। 10 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? परसेंटेज। और देखो इसमें यूनिटरी मेथड फॉलो करता है। एक रिजल्ट याद रखोगे तो टाइम आपका बच जाएगा। 10 cc H2O2 अगर है तो इसका परसेंटेज W बाई वी 30%. 3% के आसपास हो। Yes, sir. 30% नहीं, 3%। 3%. Sir, 100 cc में 30. ठीक है, 100 cc में 30. कितना होता है? 3%। इसको याद रखो। अब कोई आपसे कह रहा 25 cc H2O2 है, कितना? 25 cc H2O2 है, परसेंटेज W बाई वी बताओ। 7.5. ये 7.5. तो बस 10 के लिए 3, 20 के लिए 6, 5 के लिए आधा, 7.5 हो गया। ठीक, इसको याद रखोगे तो आपके क्वेश्चन और आसान हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया। फिर देखिए, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी इन डिफरेंट केसेस व्हेन 2 or more strong acid are mixed, when 2 or more strong base are mixed। देखो भाई, एसिड में एसिड मिलाओगे नो रिएक्शन, बेस में बेस मिलाओगे नो रिएक्शन। सबको रटा होगा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। जब एक जैसे नेचर के सॉल्यूशन में लाए जाते हैं, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इक्वल टू
N फाइनल इंटू V फाइनल। V फाइनल का मतलब तीनों वॉल्यूम का सम, अगर केवल तीनों को मिलाया है, अगर तीनों के साथ साथ पानी भी मिलाया तो V फाइनल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस वाटर, ये सब pH निकालने में फॉर्मूले यूज होते हैं। और अगर डायरेक्ट फाइनल वॉल्यूम दिया डायरेक्ट रख लीजिए, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा डायरेक्ट फॉर्मूले पर रखें। पर देखो इसमें गलती क्या होती, 3 एसिड दिया होगा, 2 की नॉर्मेलिटी दिया होगा, तीसरे की मोलैरिटी दिया होगा, और आप जल्दबाजी में उसको भी नॉर्मेलिटी मान लोगे, गलत हो जाएगा। तो थोड़ा पढ़िए क्वेश्चन को, आसान है। फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर मिक्स। इस पर पीएच पे बहुत क्वेश्चन पूछे आप, ठीक है ना। वॉल्यूमेट्रिक में नॉर्मेलिटी पूछता है, आयनिक में पीएच पूछता है। तो देखो जब स्ट्रॉन्ग एसिड नॉर्मेलिटी N1 वॉल्यूम V1, स्ट्रॉन्ग बेस नॉर्मेलिटी N2 वॉल्यूम V2, इन दोनों को मिक्स किया गया। 3 या 4 रटे रटाए क्वेश्चन बनते हैं। पहला, ये जो मिलाया ये सॉल्यूशन बना, इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अगर एसिडिक या बेसिक है तो नॉर्मेलिटी बताइए। एसिडिक है तो एसिड के रिस्पेक्ट में नॉर्मेलिटी निकलेगी, बेसिक है तो बेस के रिस्पेक्ट में नॉर्मेलिटी निकलेगी। फिर आपसे पूछेगा पीएच ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्ट, चूंकि रिएक्शन हो रही है सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट के रिस्पेक्ट में नॉर्मेलिटी। तो देखिए को करना क्या है, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिक्सिंग का क्वेश्चन हो, चाहे नॉर्मेलिटी निकालना हो या पीएच, सबसे पहला काम इसका मिली इक्विवेलेंट निकालना, इसका मिली इक्विवेलेंट निकालना और कंपेयर करना। अगर N1 V1 बराबर N2 V2 है, एसिड का मिली इक्विवेलेंट बेस के बराबर है, सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल, पीएच क्या होगी 7। सर पीए की दोनों स्ट्रांग हो, रिमेंबर ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, इसमें केवल हाइड्रोक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप। पीएच का क्वेश्चन कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर सॉल्ट का क्वेश्चन है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, तो सेकेंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड को वीक बेस मानते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कोई पूछे CaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा, तो डोंट से न्यूट्रल, एसिडिक होता है, ये ध्यान रखिए। सॉल्ट के क्वेश्चन में सेकेंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड वीक बेस माने जाते हैं, बाकी न्यूमेरिकल के लिए आप स्ट्रॉन्ग मान सकते हो, लेकिन सॉल्ट में नहीं। तो देखो एसिड और बेस के मिले N1 V1 बराबर N2 V2, सॉल्यूशन न्यूट्रल, पीएच क्या होगी 7। N1 V1 ग्रेटर देन N2 V2, कौन बचेगा, एसिड, सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक, पीएच लेस देन 7। अगर N2 V2 ग्रेटर देन N1 V1 है तो सॉल्यूशन में कौन बचेगा, बेस, सॉल्यूशन बेसिक, पीएच ग्रेटर देन 7। और अगर एसिडिक या बेसिक है, नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो जिसका मिली इक्विवेलेंट ज्यादा उसको 1 नंबर देना, जिसका कम है उसको 2 नंबर देना, इक्वल टू N इंटू N फाइनल V1 प्लस V। इससे क्या निकाल लेना, नॉर्मेलिटी। और अगर आपको नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्ट निकालना है तो NV ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल वॉल्यूम, और NV ऑफ सॉल्ट किसके बराबर होगा, NV ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, एसिड या बेस जिसका मिली इक्विवेलेंट कम होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, जिसका मिली इक्विवेलेंट ज्यादा होता है वो एक्सेस रिएजेंट होता है। क्लियर। जब मिली इक्विवेलेंट दिया होता है तो जिसका मिली इक्विवेलेंट कम वो लिमिटिंग, जिसका ज्यादा वो एक्सेस। तो देखो भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम मिली इक्विवेलेंट निकालो, कंपेयर करो, मिली इक्विवेलेंट इक्वल, मिली इक्विवेलेंट अगर इक्वल है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल, पीएच 7। एसिड का ज्यादा है तो एसिडिक, बेस का ज्यादा है तो बेसिक, जिसका कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट। नॉर्मेलिटी पूछ रहा है तो इसके कर लीजिए, ये जो नॉर्मेलिटी निकली, अगर एसिडिक है तो इसको H+ के बराबर कर दो, नेगेटिव लॉग क्या देगा, पीएच, ठीक है।
और अगर क्या नाम से बेसिक है तो इस नॉर्मेलिटी को क्या बोलोगे, OH माइनस निगेटिव लॉग POH, 14 से घटाओगे तो क्या मिल जाएगी, pH। ऐसे आवाज आ रही बेटा, आवाज आ रही है आप लोग को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आवाज आ रही? हेलो, आवाज सर आ रही आपके बेटा? साथ और लोगों की भी आवाज आ रही है। अब क्लियर आ रही कि नहीं? यस सर। यस सर। बोलिए। एक्चुअली में ये ब्लूटूथ डिस्चार्ज हो गया, 1 मिनट जरा सा होल्ड करिएगा। हनी कहाँ है यहाँ? ये डिस्चार्ज हो गया यार, उससे ब्लूटूथ हटा दो तो हो जाएगा। हाँ तो ब्लूटूथ हटाओ। बेटा अब आवाज आ रही? यस सर। बेटा ब्लूटूथ मेरा काम नहीं कर रहा तो अब आप लोग नहीं बोलेगा, नहीं पूरी आवाज गूंजेगी। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, सबसे पहला काम दोनों का मिली इक्विवेलेंट निकालो, कंपेयर करो, सेम है तो न्यूट्रल, एसिड ज्यादा है तो एसिडिक, बेस ज्यादा है तो बेसिक, और नॉर्मेलिटी एसिडिक या बेसिक का निकालना है तो इसमें कर लीजिए, ठीक है ना। और अगर देखो आयनिक में जाएंगे तो नॉर्मल, अगर एसिडिक है तो नॉर्मेलिटी को किसके बराबर, H प्लस निगेटिव लॉग PH। अगर बेसिक है तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर, OH माइनस निगेटिव लॉग POH, 14 से घटाओगे PH। और सॉल्ट के रिस्पेक्ट में निकालना है, नॉर्मल MV ऑफ सॉल्ट मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट किसके बराबर हो, जिस एसिड या बेस जिसका मिली इक्विवेलेंट कम हो, लिमिटिंग लिमिट। चलिए जैसे देखिए ये 2 क्वेश्चन है, 100 ml 0.2 मोलर H2SO4 is mixed with 100 ml 0.2 molar MuL solution. Calculate nature of solution, normality of solution, normality of salt. ये दोनों क्वेश्चन करिए जरा, ये दोनों क्वेश्चन करिए। कौन से पेज पे? पेज नंबर 12 पे है बेटा। Nature acidic. नेचर कैसा होगा, Nature acidic. Normality of solution 0.1. देखो भाई आप MV निकालोगे, मोलैरिटी दिए तो MV का मतलब NMV, N कितना है, H2SO4 2, मोलैरिटी आपको कितना दिया, 0.2, वॉल्यूम कितना है, 100। सर आपका वीडियो ऑफ हो सर गया है। वीडियो यस ऑफ हो सर, गया। आपका स्क्रीन चला गया। देखो ना, यस सर। अब आ गया। हाँ यस सर। यस सर। तो एसिड का मिली इक्विवेलेंट कितना आया, 40, बेस का कितना आया, 20। नेचर कैसा है, एसिडिक, लिमिटिंग एजेंट कौन है, बेस, ठीक है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन एसिडिक, नॉर्मेलिटी क्या होगा, 20 अपॉन 0.1. 200। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्ट, एनवी ऑफ सॉल्ट कितना 1. होगा, 20 अपॉन वही हो जाएगा।
फिर देखिए लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट, बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट ये कहता है किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में ग्राम इक्विवेलेंट का रेशियो या मिली इक्विवेलेंट का रेशियो हमेशा 1:1। जितने ग्राम इक्विवेलेंट पहला रिएक्टेंट खर्च होगा उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट दूसरा खर्च होगा, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट पहला रिएक्टेंट बनेगा, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट दूसरा रिएक्टेंट बनेगा। स्टोइकियोमेट्री कुछ भी हो, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन है A प्लस B गिव्स MM प्लस NM, स्टोइकियोमेट्री ABCD उससे कोई मतलब नहीं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैपिटल A, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैपिटल B इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैपिटल C, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैपिटल D, ठीक है ना। तो किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में ग्राम इक्विवेलेंट का रेशियो या मिली इक्विवेलेंट का रेशियो 1:1। जैसे देखो ये एग्जांपल लिया 4Al plus 3O2 give 2Al2O3। 4Al ग्राम कितना हुआ 4 into 27, ग्राम इक्विवेलेंट 9 से डिवाइड कर दिया 12। इसी तरीके से ऑक्सीजन 3 मोल है 96 ग्राम, 8 से डिवाइड कर दिया 12। Al2O3 ग्राम कितना है 2 into 102, इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम ऑक्साइड का 17 होता है। कैसे होता है अभी नीचे हम लोग सीखेंगे। 12 से डिवाइड कर दिया, सॉरी 17 से डिवाइड कर दिया 12 आ गया। तो देखो भाई एल्युमिनियम के ग्राम इक्विवेलेंट भी कितने कंज्यूम हो रहे हैं 12, ऑक्सीजन के भी कितने 12, एल्युमिनियम ऑक्साइड के भी 12। तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट पहला खर्च होगा उतना ही दूसरा खर्च होगा, उतना ही प्रोडक्ट के भी ग्राम इक्विवेलेंट बने। इसको कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट। फिर ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड वर्ड लिखा हो, लिबरेटेड वर्ड गैस के लिए लिखा हो, प्रोड्यूस लिखा हो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन लिखा हो, कंप्लीट रिडक्शन लिखा हो, वहां पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट। फिर देखिए कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूमेट्रिक में बहुत यूज होता है। पहला व्हेन कंपाउंड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट, अगर कंपाउंड 2 एलिमेंट से बना है तो कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, वही कह रहा है इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन 9 + 8 = 17। कह रहा कैल्शियम हाइड्राइड का इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट 20, हाइड्रोजन का 1 21, ठीक है। आपसे कहा गया एक मेटल हाइड्राइड है, इसका इक्विवेलेंट वेट 10 है, बताइए वो मेटल कौन सा है। सर एल्यूमिनियम। तो 10 इक्वल टू क्या करोगे E+1, E कितना है 9, 9 किसका होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। और फिर देखो दूसरा केस, व्हेन कंपाउंड इज मेड ऑफ केटायन एंड एनायन, अगर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, केटायन और एनायन से बना है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। केटायन का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, केटायन का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय केटायन पे पॉजिटिव चार्ज, एनायन का इक्विवेलेंट वेट, एनायन का इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर डिवाइड बाय चार्ज। अब ये सब याद रखना है। मेटल हाइड्राइड कौन से 2 एलिमेंट से बना, मेटल हाइड्रोजन, मेटल का मान लो इक्विवेलेंट वेट E है, E+1। बोलो मैग्नीशियम हाइड्राइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मैग्नीशियम का 12, हाइड्रोजन का 1, 12 + 1 21। मेटल ऑक्साइड E+8, मेटल क्लोराइड E+35.5, मेटल कार्बोनेट E+30। अब कह रहा कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो कैल्शियम का कितना 20, कार्बोनेट का कितना 30, कितना 50। आपसे कह रहा एक मेटल कार्बोनेट है, उसका इक्विवेलेंट वेट 53 है, बताइए मेटल कौन सा है। सोडियम। E+30 किया, E कितना है 23, मेटल कौन सा है सोडियम। सोडियम।
मेटल ऑक्सलेट, मेटल का ई ऑक्सलेट का मॉलिक्यूलर वेट 88, 2 से डिवाइड करोगे 44, ये सब रट जाना चाहिए भाई। मेटल हाइड्रोक्साइड ई प्लस 17, OH का इक्विवेलेंट वेट 17, मेटल सल्फेट ई प्लस 48, मेटल नाइट्रेट ई प्लस 62, नाइट्रेट के चार्ज 1 होता है, मेटल फॉस्फेट ई प्लस 95/3। फिर नॉर्मेलिटी इक्वेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वाटर, सबको करना आता होगा, याद रखो। डाइल्यूशन करने पर कभी भी सॉल्यूट का ग्राम, मोल या मिलीमोल, ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट कभी भी चेंज नहीं होता। डाइल्यूशन करने पर स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी घटती है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता है, मिली इक्विवेलेंट नो चेंज। मिलाने के पहले मिली इक्विवेलेंट, मिलाने के बाद मिली इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम। N1V1 बराबर N2 V2, V2 क्या होता है, V1 प्लस वाटर, उसके क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइट्रेशन। देखो भाई, टाइट्रेशन का मतलब एक नॉन सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी मालूम है, एक नॉन सॉल्यूशन की रिएक्शन एक अननोन सॉल्यूशन से कराते हैं, इसलिए अननोन की नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी जानने के लिए। और याद रखो, जब क्वेश्चन में रिक्वायर्ड वर्ड लिखा हो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट रिडक्शन, गैस के लिए प्रोड्यूस वर्ड लिखा हो, समझ लीजिए क्वेश्चन किसका है, टाइट्रेशन का। टाइट्रेशन 2 तरीके का होता है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन यानी एसिड की रिएक्शन बेस से, रिडॉक्स टाइट्रेशन ऑक्सीडाइजिंग की रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों केस में फॉर्मूला सेम, N1V1 बराबर N2। देखिए, इन एनी टाइप टाइट्रेशन एट द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट मतलब जहां रिएक्शन कंप्लीट हो गई, उसी का दूसरा नाम इक्विवेलेंस पॉइंट, जहां पर एसिड का मिली इक्विवेलेंट बेस के बराबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मिली इक्विवेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट के बराबर। इन एनी टाइप टाइट्रेशन एट द एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट मिली इक्विवेलेंट विल बी सेम। तो जब एसिड बेस हो या एसिड बेस हो या फिर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग हो, आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, M1V1 बराबर N2। लेकिन कब, जब क्वेश्चन में क्या लिखा हो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट रिडक्शन, रिक्वायर्ड, प्रोड्यूस, तो क्वेश्चन किसका, टाइट्रेशन। N1V1 बराबर N2V2, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। उसके बाद देखो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ नॉर्मेलिटी इक्वेशन, ये नॉर्मेलिटी इक्वेशन ओरिजिनल है। फिर देखो, नॉर्मेलिटी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी अगर मान लो नॉर्मेलिटी की बजाय मोलैरिटी दी है, तो नॉर्मेलिटी की जगह N इंटू M कर दो, N1 M1 V1 N2 M2 V, ठीक है। नॉर्मेलिटी इक्वेशन अगर ग्राम में चाहिए, और ग्राम में देखो मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, W1 अपॉन E1 इंटू 1000, W2 अपॉन E2 इंटू 1000, 1000 कैंसिल। नॉर्मेलिटी इक्वेशन ग्राम में क्या होता है, W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2। ये सब सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, इनको कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, नॉर्मेलिटी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मोल। तो देखो भाई, इन टर्म्स ऑफ मोल वाला देखिए, N1V1 N2V2, मोलैरिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखो, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। ये गोले वाला क्या, नंबर ऑफ मोल, N1 इंटू न्यूट्रलाइजेशन है तो मोल ऑफ एसिड, इधर क्या होगा, N2 इंटू मोल ऑफ बेस। एसिड के लिए इसका नाम क्या होगा, बेसिसिटी, बेस के लिए इसका नाम क्या होगा, एसिडिटी। और अगर रिडॉक्स है तो मोल में क्या होगा, N1 इंटू मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, N2 इंटू मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। शर्त ये है, N1 इंटू क्या, बोलो N1 इंटू क्या,
N1 N2 क्या है? Change in oxidation number. टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। जो पीछे आपने पढ़ा है बस उस पे अगर कमांड है वॉल्यूमेट्री के क्वेश्चन बहुत आसान। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज 3 मोल ऑफ H3PO4। आ जाइए इसमें, बोलो भाई एक तरफ क्या है Ba, एक तरफ H3PO4 और एक तरफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। N1 into mole of acid equal to N2 into mole of base। बोलो एसिड ट्राई बेसिक है 3, मोल कितना 3, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फैक्टर 2, मोल कितना X। सॉल्व कर लो। उसी तरीके से देखिए नेक्स्ट पेज पर रिडॉक्स का क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O2 टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ लेड सल्फाइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? H2O2। लेड सल्फाइड PbS, क्या फॉर्मूला लगेगा? N1 into मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू N2 into मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो H2O2 का एन फैक्टर याद है ना 2। बोलो भाई H2O2 के मोल निकालने X, इसके मोल कितना दिया 1। बोलो लेड सल्फाइड का एन फैक्टर 8 में निकाला था हम लोगों ने कहीं। yes sir 8। अगर आपको याद है कि PbS किसमें कन्वर्ट होता है? PbSO4 बस यही आपको याद रखना, बाकी उसमें तो कुछ है ही नहीं, केवल एन फैक्टर। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन दिया है, फटाफट जरा सॉल्व करो। आंसर आगे लिखे हुए हैं दूसरे वाले, देखो सब में केवल आपको क्या लिखना है 1 मोल HCl। HCl का एन फैक्टर बोलो कितना लोगे? 1 1 H2SO4 का कितना लोगे? 2। 2 न्यूक्लिक एसिड का कितना लोगे? 2। H3PO3 का 2। H3PO4 का 3। HPO3 का 1। कर लोगे ना सबको? yes sir yes sir Find number of mole of KMnO4 in acidic medium to oxidize। KMnO4 acidic medium n factor बोलो 5 X। अब जरा देखो पहले ऑप्शन में बोलो क्या है? ऑक्सैलिक एसिड n फैक्टर बोलो 2 होता है सर। आंसर बोलो क्या हुआ? 2/5 0.4 0.4 है सर। H2O2 का n फैक्टर बोलो 2 फेरस सल्फेट का n फैक्टर बोलो 1 फेरस किसमें कन्वर्ट होता है? फेरिक। FAS का फुल फॉर्म फेरस अमोनियम सल्फेट। ferrous ammonium sulfate n फैक्टर बोलो 1। 1 ठीक है। सोडियम सल्फाइड Yes. बताया था, सोडियम सल्फाइड किसमें ऑक्सीडाइज होता है? sulfate n फैक्टर बोलो 2 SnCl2 स्टेनस क्लोराइड किसमें ऑक्सीडाइज होगा? tannic chloride n फैक्टर बोलो 2 2 into 1 इसका भी हो गया। फेरिक ऑक्सलेट n फैक्टर बोलो 2 बेटा, फेरिक ऑक्सलेट है 3 फेरिक ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ऑक्सीडाइज कौन होगा? केवल Oxalate. ऑक्सलेट के लिए कितना है? 2। 3 के लिए कितना? 6। 6 फेरस ऑक्सलेट बोलो फेरस ऑक्सलेट बोलो 3 फेरस किसमें कन्वर्ट होगा? फेरिक।
ऑक्सीलेट के लिए कितना 2 3 Two. 2 1 हो गया स्टेनस ऑक्सीलेट बोलो 4 3 4 ऑक्सीलेट के लिए 2 लास्ट क्या है क्यूप्रस सल्फाइड क्यूप्रस किसमें कन्वर्ट होगा क्यूप्रिक तो कॉपर के लिए चेंज टोटल कितना हुआ 2 सल्फाइड के लिए कितना बोलो 2 एन फैक्टर कितना हुआ सल्फाइड 8 सल्फर में -2 से +4 यानी 6 टोटल कितना हुआ 6 plus 8 ठीक है बेटा केवल वॉल्यूमेट्रिक में इसी पर क्वेश्चन पूछा जाता है या तो न्यूट्रलाइजेशन वाले जो ऊपर क्वेश्चन 5-6 लिखे हैं या नीचे वाले ठीक है ना तो ये कब कर पाओगे क्वेश्चन तो बहुत आसान है तो न्यूट्रलाइजेशन है तो एसिड की बेसिसिटी रटी होनी चाहिए बेस की एसिडिटी और अगर रिडॉक्स है तो डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर याद होना चाहिए अब इसी में देखो KMnO4 की जगह पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है 6 तो हम लोग हर जगह 5 की जगह क्या लेते हैं 6 ठीक है ना तो वॉल्यूमेट्रिक में जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था सपोर्ट में एग्जांपल थी वो सब हमने करा दिया आपको अब आपका काम क्या है पहले इस नोट्स को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए जो सपोर्ट में एग्जांपल लिखी है उनको एक बार और कर लीजिएगा उसके बाद जो वॉल्यूमेट्रिक का हमने क्वेश्चन की सीट दी है उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है ना यस वैसे आपको ये बता दें मेनली क्वेश्चन ये मोल वाला ही पूछा जाता है आप नीट का अनसॉल्व देखोगे उसमें ये मोल वाले क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे गए ठीक है भाई तो इन्हीं की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए बाकी हमने आपको वॉल्यूमेट्रिक के भी क्वेश्चन भेज दिए हैं एक मोल कॉन्सेप्ट का भेज दिया उसको भी लगा लीजिएगा जो ना है वो हमसे पूछ लीजिएगा और अगर किसी को किसी पोर्शन में दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैं कोशिश करूंगा आपका क्वेश्चन बता ठीक है ना ठीक है भाई बोलिए हेलो आवाज आ रही यस सर तो बेटा ये दोनों चैप्टर एक बार दोबारा फिर से पढ़ लीजिएगा कोई दिक्कत हो बेहिचक आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा फोन कर लीजिएगा आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी ठीक है बेटा Yes, sir. यस सर ओके थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू सर ओके बेटा Thank you, sir. थैंक यू